नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT की जो सब्जेक्ट मैथ की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके एक्सरसाइज 3.1 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि ये चर क्या होते हैं और अचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो रैखिक समीकरण होता है वो इस प्रकार होता है, जैसे 2x प्लस 3, तो ये जो इक्वल टू 0, तो ये क्या है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो है ये एक चर वाला समीकरण है। इसमें जो चर है वो तो ये x जो है ये चर है और 2 3 ये जो संख्याएं हैं ये अचर पद कहलाते हैं। चर पद तो ओनली x है और 2 और 3 जो है ये अचर पद कहलाते हैं। उसी प्रकार जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इस प्रकार ऐसा आ जाए तो इसमें x और y ये दो क्या हैं, ये दो चर हैं। तो ये दो चर वाला समीकरण है और नीचे वाला ये एक चर वाला समीकरण था। इसमें x y तो चर पद हैं और 2 3 4 जो हैं ये अचर पद हैं। तो इस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन आज हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में ये जो आफ्ताब ने कथन कहा है इसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में हमें व्यक्त करना है। तो पहले हम बीजगणितीय रूप में इसको प्रकट करेंगे, फिर इसको ग्राफ के रूप में भी हम प्रकट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है उसको हम x वर्ष से मान लेते हैं और उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है उसको हम y वर्ष के रूप में। इन दोनों लाइनों की इंग्लिश में यहाँ दे रखा है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y ईयर। तो इसको x वर्ष के रूप में तो आफ्ताब की वर्तमान आयु और y वर्ष के रूप में उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। फिर क्वेश्चन में कहा है कि 7 वर्ष पूर्व 7 years ago क्या है, आफ्ताब की जो आयु है वो तो हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष और आफ्ताब की जो पुत्री है उसकी 7 वर्ष पूर्व आयु हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। तो ये इसका आगे इंग्लिश में दे रखा। फिर प्रश्नानुसार हम करते हैं कि पिता और पुत्री की आयु। तो फिर हम नीचे देखते हैं x माइनस 7 ये तो पिता की आयु है और y माइनस 7, फिर इसमें 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो इसमें पुत्री के साथ इसको हम गुणा करते हैं। तो पिता की तो रह जाएगी x माइनस 7 और पुत्री की 7 को y से गुणा करेंगे 7y, फिर माइनस, फिर 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, फिर x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। तो इसमें x की पहले रख देंगे x माइनस, फिर ये 7y इधर लाएंगे, ये प्लस के हैं इनको इधर लाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 और ये माइनस के 7 है इनको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे तो प्लस 7, फिर x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। 49 में से 7 कम करेंगे तो 42 बचते हैं और वो बचेंगे माइनस के। तो ये समीकरण नंबर 1 यहाँ हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं 3 वर्ष के बाद में उसका जो पूछा है वो आगे दिया गया है। तो 3 वर्ष के बाद में आफ्ताब की जो आयु है वो हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष और उसकी जो पुत्री है उसकी आयु 3 वर्ष के बाद हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। फिर प्रश्न के अनुसार पिता
इक्वल टू पुत्री। तो पिता की x प्लस 3 और पुत्री की y प्लस 3, और वो 3 वर्ष बाद पूछा तो वो पुत्री का उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 3 पिता की, और 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 प्लस 9 हो गए। फिर इस 3y को इधर लाएंगे x की साइड, तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो x माइनस 3y, और ये 3 प्लस के हैं, इनको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 9 माइनस 3। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये सूत्र नंबर है, ये समीकरण अपना 2 हो गया। पहले वाला समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो यहाँ इन दोनों समीकरणों को हमने रख लिया है। ये x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 47, ये समीकरण 1 है, और x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर 2 है। फिर ये जो समीकरण पहला है, इसमें x का मान जो है वो हम 0 रखेंगे। तो x की जगह हम 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x की जगह 0 रख दिया, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। फिर माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, y इक्वल टू माइनस 42 में माइनस 7 का डिवाइड करते हैं तो माइनस से माइनस कट गया, और 7 का इसमें भाग देंगे तो ये 6 बार जाता है। 7 6 जा 47। तो p का जो मान है, p मतलब इसमें p हमने माना है, इसका मान हो गया, x की जगह तो हमने 0 माना था, और y का मान हमें आ गया 6। तो 0 और 6 ये दो हमें p के रूप में मान प्राप्त हुए हैं। फिर y 0 रखने पर, ये 7 के आगे y है, यहाँ 0 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x माइनस 7, और y की जगह हमने 0 रख दिया, और आगे माइनस 42। तो हम देखते हैं x माइनस 0 इक्वल टू माइनस 42। तो x का जो मान है वो माइनस 42 हो गया, और y का मान हमने क्या रखा, 0। इसको हमने मान लिया q में x का मान तो माइनस 42, और y का मान यहाँ क्या रखा, 0। फिर इसी प्रकार समीकरण 2 वाला करते हैं हम। तो समीकरण 2 में भी x का जो मान है, ये जो x है इसका मान हम 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। फिर माइनस 3y इक्वल टू 6, फिर y इक्वल टू 6 में माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें माइनस के 2 प्राप्त होंगे। 3 2 जा 6, और ये हमें माइनस के प्राप्त होंगे। फिर इसको हमने r मान लिया, ये p मान लिया, और नीचे q मान लिया। ये तो समीकरण 1 से हमें प्राप्त हुए। अब समीकरण 2 से हमें r और s प्राप्त करने हैं। तो r में हमें x के रूप में तो 0 प्राप्त हुआ, और y के रूप में माइनस 2 प्राप्त हुए। फिर समीकरण 2 में y का मान हम 0 मानेंगे, 0 रखेंगे, तो y की जगह हम 0 रखेंगे, तो x माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हमें प्राप्त होता है, इक्वल टू 6। x माइनस 0 इक्वल टू 6 हमें ये प्राप्त होता है। तो x का मान यहाँ 6 आ गया, और y का मान यहाँ हमें 0 प्राप्त हुआ है। इसको हम s के रूप में व्यक्त करेंगे। फिर हम इनकी सारणी बनाते हैं। सारणी में x और y ये दो चर हमें लेते हैं। तो x में p के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, x तो हमने 0 माना था, और y हमें 6 प्राप्त हुए। और यहाँ q के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, q के नीचे ये लिखना है माइनस 42 x के रूप में, और y के रूप में 0 प्राप्त हुआ। तो ये p और q आ गए। फिर r है, समीकरण 2 में माने थे, ये r है, ये s है। x का मान 0 माना था, तब हमें y के रूप में माइनस 2 प्राप्त हुए। फिर y का मान हमने 0 माना, तो हमें x के रूप में 6 प्राप्त हुए थे। ये दूसरे समीकरण की तालिका बन गई। अब इसको हम ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जो ग्राफ की नोटबुक होती है उसमें ये हम आसानी से बना सकते हैं। इसमें हम जो बीच वाला बिंदु लेते हैं उसको 0 मानते हैं, और 0 ये जो सीधी रेखा है इसको हम अक्ष के रूप में व्यक्त करते हैं। इधर तो अक्ष धनात्मक होता है, इधर अक्ष ऋणात्मक होता है। इधर तो माइनस की संख्याएं चलेंगी, इधर प्लस की संख्याएं चलेंगी। तो इसमें 10 20 30 ये प्लस के हैं, और इधर 10 20 30 40 ये क्या है, माइनस के हैं। उसी प्रकार y ये जो खड़ी रेखा है इसको हम y के रूप में व्यक्त
करते हैं। 0 से ऊपर के हमें प्लस के रूप में और 0 के नीचे हमें माइनस के रूप में प्राप्त होंगे। 10, 20, 30 ये हमने माने हैं बिंदु जो हमें प्लस के रूप में लिखने हैं, और इधर नीचे 10, 20 ये माइनस के रूप में हमें ये बिंदु लिखने हैं। पहले में है x का मान 0 और y का मान 6। तो x जो है 0 तो मान यही हो जाएगा, और y का मान 6 है तो यहाँ 10 है। ये 6 क्या है, प्लस का, तो प्लस का हमें ऊपर ही लिखना पड़ेगा, तो 6 यहाँ आ जाएगा। तो एक बिंदु तो ये हो गया। फिर -42 x का मान है, तो x ये है, तो -42 इधर तो प्लस के हैं, इधर माइनस के हैं, तो -42 यहाँ हो जाएगा, और y का मान 0 माना है तो 0 यहीं आ जाएगा। फिर इस बिंदु को और इस बिंदु को हम ऐसे रेखा से मिलाएंगे, तो इधर तो लिखेंगे P 0 और 6, x का मान 0 और y का मान 6, और इधर वाले में लिखेंगे x का मान -42 और y का मान 0। ये तो इधर वाला है और ये P वाला इधर का, Q वाला इधर का। फिर ये इन दोनों का जो समीकरण बना था वो ये है x - 7y = -42। ये यहाँ हमें लिख देते हैं। फिर इधर वाला है, ये हमें इस रेखा के माध्यम से व्यक्त करना है। इसमें x का मान 0, तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ये 0 होता है, और y -2, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस के, नीचे आएंगे तो माइनस के, तो -2 यहाँ व्यक्त होता है। फिर दूसरे में ये तो r के रूप में व्यक्त हो गया, इसको लिख देंगे r में x का मान 0 और y का मान -2। फिर s के रूप में हम देखते हैं x 6 प्रकट हो रहा है प्लस के, तो 6 यहाँ हो जाएगा, और y 0 हो रहा है तो 0 का तो बीच में ही रहता है। फिर इस 6 और -2 इस रेखा को ऐसे मिलाते हैं, तो इसके लिए सूत्र लिखते हैं x - 3y = 6। ये समीकरण यहाँ लिख देते हैं। फिर जो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, ऐसे अक्ष की तरह कहीं से भी अगर काट देती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, और जो रेखाएं कहीं नहीं काटती ऐसे समानांतर चलती हैं वो समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। और जो रेखाएं एक दूसरे पर अंकित होती हैं, दूसरी रेखा नहीं खींची जाती, एक रेखा पर दूसरी रेखा होती है, वो संपाती रेखाएं कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद ₹1300 में खरीदी थी। इस स्थिति को पहले बीजगणितीय रूप में प्रकट करना है, उसके बाद हमें ग्राफ के रूप में उसे प्रकट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको हम प्रकट करेंगे। यहाँ हम मान लेते हैं बल्ले की जो प्राइस है वो x के रूप में व्यक्त करेंगे, और गेंद की जो प्राइस है उसको y रुपए के रूप में व्यक्त करेंगे। ये यहाँ इनका इंग्लिश में ये लाइन दे रखी है। फिर प्रश्न के अनुसार बल्ला प्लस गेंद बराबर उसके कितने रुपए हैं। तो पहले वाली लाइन में दे रखा था 3 बल्ले और 6 गेंद, तो 3x बल्ले प्लस 6y गेंद, और इनके लिए रुपए लगे थे ₹3900। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि ऐसी संख्या से इनको हम काट भी सकते हैं जो तीनों में जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो सबसे पहले हम 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, तो 3 एकम 1 का कोई मान नहीं रहता, तो ये x अकेला बच गया। 3 दूनी 6, यहाँ 2y हो गए। फिर 3 एकम 3 और 3 तिये 9, ये हो गए 1300। तो x + 2y बराबर ₹1300। ये समीकरण नंबर पहला हो गया। फिर बाद में खरीदे, बाद में x बल्ला प्लस 3y गेंद, और ये खरीदे थे ₹1300 में। तो ये सीधा समीकरण हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, जो ये समीकरण नंबर 1 है, इसमें x का मान हम 0 रखेंगे। तो x की जगह 0 रखेंगे तो हमें y के रूप में कितने प्राप्त होंगे, x की जगह 0 रख दिए, प्लस 2y बराबर 1300। फिर 2y बराबर 1300, y बराबर 1300 में 2 का भाग देंगे तो हमें ₹650 प्राप्त हो गए। तो यहाँ हमें जो P मानते हैं, P बिंदु हमने जो माना है
पी के रूप में, तो उसमें पी में 0 x का मान तो 0 माना है, 0 रख लिया तो 0 प्राप्त हुआ है, और y का मान हमें मिला है 650। तो ये पी के रूप में हमने यहाँ लिख दिया। तो ग्राफ में यह प्रकट करने के लिए एक बिंदु तो अपने पास ये हो गया। फिर हम y को 0 माने, समीकरण 1 में अगर हम y को 0 माने तो x प्लस 2y बराबर 0 1300 थे, तो y को 0 हमने मान लिया तो x बराबर 1300, x का मान हमें 1300 प्राप्त हुआ है और y का मान 0। तो ये p के रूप में प्राप्त हुआ। अब q के रूप में हम लिखेंगे 1300 x के रूप में और y 0 के रूप में। इसको हम इस सारणी में भी ऐसा का ऐसा हमें लिख देते हैं। x और y ये दो जो चर हैं, इसमें p के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ है, x के रूप में 0 और y के रूप में 650 लिख दिया। फिर q में हमें x के रूप में 1300 प्राप्त हुए हैं जो ऊपर लिख दिए, y के रूप में 0 प्राप्त हुआ है जो हमने नीचे लिख दिया। फिर इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में, जो समीकरण नंबर 2 है उसमें क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, उसमें था 2y और इसमें हो गया 3y। तो इसमें भी x का मान हम 0 रखेंगे तो हमें 0 प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर 1300, y बराबर 1300 बटा 3। तो इसको हम काटते हैं तो ये 433.33 ऐसे हमें प्राप्त होंगे। तो हम इसको 433 से मान लेते हैं। फिर y का मान हम 0 रखेंगे, हमें एक दोनों में पहले 0 0 मान रखना पड़ेगा। फिर अगर भाग नहीं जाता तो हम 1 मान लेते हैं, फिर 2 मान लेते हैं, ऐसे हम आगे कुछ भी संख्या मान सकते हैं। मगर 0 मानेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो y का मान 0 मानेंगे तो x प्लस 3 को 0 से गुणा करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा है कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, मतलब 0 ही प्राप्त होता है, बराबर 13। तो x का मान तो हो गया 1300 और y का मान हो गया 0। तो ये s के रूप में 1300 x के रूप में और y के रूप में 0। उसी प्रकार r के रूप में हमने यहाँ क्या माने थे, 100 माने थे, x के रूप में 0 माने थे, यहाँ 100 नहीं यहाँ 0 आएगा। ये 100 दे रखे हैं, यहाँ क्या आएगा 0 ही आएगा। r के रूप में हमें 0 और y के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं 433.3, ये y के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। फिर s समीकरण में हमें 1300 x के रूप में और y के रूप में 0 प्राप्त हुआ है। फिर हम इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये इस प्रकार व्यक्त होगा। ये 0 बिंदु मान लिया, इधर x प्लस है और इधर x माइनस है, खड़ी वाली लाइन ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो पहले वाले सूत्र में दे रखा है x का मान 0, तो x का मान 0 जो है वो तो यही रहेगा और y का मान 650। तो ये 500 यहाँ है और 650 यहाँ है, तो एक बिंदु तो ये हो गया। तो इसका मान हमने लिख दिया, p का मान, p में x का मान 0 है और y का मान 650 है। फिर दूसरा q का मान लिखेंगे, q में x का मान 1300 है तो 1300 यहाँ आएगा, तो ये तो x का मान हो गया। y का मान 0 है, ये 0 यहीं आएगा। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी ये रेखा खींचते हैं। फिर इसको हम x प्लस 2y बराबर 1300 के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर इधर वाला समीकरण हमें ये लेते हैं, इसमें r के रूप में हमें x का मान तो 0 और y का मान 433.3 दिखाना है। तो x का मान तो 0 यहाँ रहेगा और y का मान 433.3 जो है ये प्लस में है, तो ये 433.3 हमें यहाँ प्राप्त होगा, ये 500 से नीचे। तो इसको r के रूप में हमें x का मान 0 और y का मान 433.3 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार ये जो s है इसको हम दर्शाएंगे तो s में x का मान 1300 है जो यहाँ जाएगा और y का मान 0 है तो 0 यहीं रहेगा। तो एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये सूत्र बन जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो ये 1300 वाला ये सूत्र बन जाएगा और ये इस प्रकार इसको हमने ग्राफ के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है। एक महीने के बाद में 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को पहले हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, फिर इसको ज्यामितीय रूप में मतलब ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ भी हमें दो समीकरण मिल गए, 2 kg प्लस 1 kg इक्वल टू 160। दूसरा समीकरण मिल गया 4 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 300। तो यहाँ दो समीकरण हमें सीधे ही प्राप्त हो गए। अब हम PQRS वाला जो मान है वो निकालेंगे। तो इसमें भी हमें पहले मानना पड़ेगा कि माना कि 1 kg सेब का जो मूल्य है वो x रुपये है और 1 kg जो ग्रेप्स हैं अंगूर हैं उनका मूल्य हमें y रुपये के रूप में व्यक्त करना है। तो ये हमने माना। फिर प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 2x प्लस y इक्वल टू 160, ये तो समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गया। फिर एक महीने बाद हम क्या देखते हैं, एक महीने के बाद में हम देखते हैं कि 4x मतलब 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, तो 2y के रूप में ये व्यक्त हो गए बराबर 300 रुपये। और एक महीने बाद में ही वो जो दूसरा समीकरण है उसमें 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, ये 150 रुपये बराबर 150 रुपये, ये समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो गया। फिर हम पहले x का मान 0 मानेंगे, फिर y का मान 0 मानेंगे, तो हम इसको आगे करेंगे। एक महीने बाद हम देखते हैं 4x प्लस 2y बराबर 300। फिर हम इनको एक ही संख्या से काटेंगे तो 2x प्लस y बराबर 150 हमें प्राप्त होगा, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। फिर हम समीकरण नंबर 1 में x का मान 0 रखेंगे तो 2x प्लस y बराबर 160 में समीकरण नंबर 1 में दे रखा था, तो 0 को 2 से गुणा करते हैं शून्य को तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है, तो y बराबर 160 में प्राप्त हो गया। तो p का मान हम लिख देते हैं, p में x का मान तो हमने 0 माना था और y का मान हमें 160 प्राप्त हो गया। फिर y का मान हम 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 160, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 160 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें 80 प्राप्त होंगे। तो x q के रूप में हमें x का मान तो 80 प्राप्त हुआ है और y का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार समीकरण 2 में x का मान 0 रखेंगे तो ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो मतलब शून्य रखेंगे तो 2 को शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है, प्लस y बराबर 150, तो यहाँ y का मान 150 आ जाएगा और x का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम r के रूप में व्यक्त करते हैं, x का मान 0 और y का मान 150 150। फिर समीकरण 2 में y का मान 0 रखेंगे तब 2x प्लस y का मान 0 रख दिया बराबर 150। फिर x बराबर 150 में 2 का भाग देंगे, ये जो x हमने अकेला लिख दिया तो ये संख्या नीचे चली जाएगी, इसमें 150 में 2 का भाग देंगे 75 में प्राप्त होंगे। ये 75 मिले हैं हमें x के रूप में और y के रूप में हमें 0 प्राप्त होता है, इसको हमने s मान लिया। तो इसको हम पहले सारणी के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पहले सारणी के रूप में x y और ऊपर p q, p का मान x के रूप में 0 रखा था तो हमें y के रूप में 160 प्राप्त हुए थे। q में हमने y का मान 0 रखा था तो x के रूप में हमें 80 प्राप्त हुए थे। उसी प्रकार दूसरे समीकरण में r का मान हमने r में x का मान हमने 0 रखा था तो y का मान हमें 150 प्राप्त हुआ था। फिर s में हमने y का मान 0 रखा था तो x के रूप में हमें 75 प्राप्त हुए थे। तो पहले हम p वाला लिखते हैं, p में x 0 तो ये x वाली लाइन है तो यहाँ 0 है और y 160, तो 160 के लिए हमें ऊपर चलना पड़ेगा तो ये यहाँ 160 है। तो ये कौन सा है, p का मान, तो p में x का मान 0 और y का मान 160, तो ये बिंदु यहाँ आ गया। फिर q वाला दर्शाएंगे तो q में x का मान 80, तो इधर चलेंगे प्लस के 80 हैं तो ये यहाँ आ गए और y का मान 0 0 तो यहीं रहता है। फिर इन दोनों को
मिला देंगे। ऐसे यहाँ से इनको मिला दिया, Q का 80 और Y का 0, तो ये लाइन हमें प्राप्त होगी। तो इसके लिए जो समीकरण था वो था 2x + y = 160, तो इसको हमने ऐसे मिला दिया। फिर समीकरण नंबर 2 में चलते हैं। इसमें r का जो समीकरण बना था उसमें x का मान 0 यहाँ आ गया और y का मान 150, तो 150 ये यहाँ आ गया। तो ये जो नीचे की लाइन है ये r का मान हमने लिख दिया, x का मान इसमें 0 और y का 150। फिर s वाले में लिखना है x का मान तो 75, ऐसे आगे चलते हैं तो 75 यहाँ आ गए और y का मान 0, तो 0 यहीं आ गए। फिर इन दोनों लाइनों को यहाँ से मिलाते हैं तो ये सूत्र बन जाता, ये जो समीकरण बना था ये था 2x + y = 150। तो इस प्रकार ये हमने इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त कर दिया है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।